you students. In our chapter that is human reproduction, now it's time to know what is gametogenesis. Okay, तो आज हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के ऊपर. केवल एक शॉर्ट वीडियो रहेगा, थोड़ा हमारा और इंडियन कंपैरेटिव. सो गैमेटोजेनेसिस मीन्स सी अभी तक हमने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो तो देख लिए कि कैसे ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब जब बात आती है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मीन्स अगर हम किसी में भी हम प्लांट्स की बात करें या हम एनिमल्स की बात करें, अगर हम उनमें बात करें कि अल्टीमेटली एक प्रोजेनी बन रही है, इट सिंपली मीन्स कि उनमें 3 टाइप के इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. राइट. तो सबसे पहले हमने उनके ऑर्गन्स देख लिए, वहां तक क्लियर है. अब हम बात कर लेते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या रहते हैं. राइट. और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या रहेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मीन कि जो भी गैमीट है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, उनका बनना, वो कैसे बन रहे हैं, उनके बनने की प्रोसेस क्या है, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो उसको जो हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं उसको हम सीधे से गैमेटोजेनेसिस भी बोल देते हैं. क्योंकि देखिए पहले तो एक चीज ये भी हो सकती है कि हम कह रहे हैं वो एडोलसेंस की एज तक पहुंचना है, ऑल दैट वो हम पहले ही बात कर चुके हैं. तो हम सीधे से आज के टॉपिक में बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के ऊपर. राइट. तो गैमेटोजेनेसिस में 2 टाइप के गैमेट बन रहे हैं, एक मेल गैमेट बन रहा है, एक फीमेल गैमेट बन रहा है. राइट. तो लेकिन जो ये प्रोसेस है इन दोनों की, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. डिफरेंस इस टाइप से है कि फीमेल गैमेट जो बनता है वो हमेशा सिंगल बन रहा होता है. ठीक है, एक सिंगल ओवा बनता है फीमेल में पर मंथ में अगर देखा जाए. बट अगर एज कंपेयर टू जो मेल में देखा जाए तो उनमें थाउजेंड्स ऑफ नंबर में जो स्पर्म्स होते हैं वो एक साथ प्रोडक्शन हो रहा होता है. तो मीन्स एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उनके नंबर्स में. और उस डिफरेंस का रीजन ये है कि जो स्पर्म्स है उन्हें अल्टीमेटली क्या है, उन्हें compete करना है, उनमें से कोई एक होगा जो सबसे कैपेबल होगा जिससे कि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है. तो इसीलिए वो बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, सो दैट कि कम से कम एक इनमें से कोई ऐसा हो जो कि फर्टिलाइज कर सके. राइट. तो सबसे पहले भी हम बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, मींस स्पर्म कैसे बन रहा है. ओके. लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी थी, तब हमने जब हम बात कर रहे थे टेस्टिस की, अल्टीमेटली फिर हमने बोला था अंदर जाके उसमें क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है. राइट. उस समय हमने कहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इनर लाइनिंग में स्पर्मेटोगोनिया होता है, जो कि क्या है एक्चुअल में जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो है. राइट. और दूसरा सर्टोली सेल्स होती है, हमने बात करा था. तो इसमें से जो हम स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रहे थे, अभी हम उसी स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम पे बात करेंगे. क्यों? क्योंकि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक स्ट्रक्चर ऐसी, ऑल्दो मैंने इसमें बना रखा है बट आई नो ये क्लियर नहीं होगा, तो साथ में बट वीडियो में रहेगा. ओके. मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ आप वीडियो में उसे कंसीडर करना, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं इनका कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण ये क्लियर नहीं हो पा रहा है. सो अभी हम सीधे से बात कर लेते हैं कि जब हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसका हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन में कट ले रखा है और उसमें हम देख रहे हैं कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है. राइट. क्योंकि ऐसा तो है नहीं हर समय बस केवल स्पर्म उसमें रेडी रहेंगे, नहीं, एक प्रोसेस होती है कि स्पर्म बनने तक में एक प्रोसेस होती है. क्योंकि अगर हम देखें जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम, अगर हम कहें स्पर्मेटोगोनियम की बात, तो वो तो डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल है, लेकिन जो स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल है. तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, इस सारे को हम आज यहाँ पर देखेंगे. ओके. तो ये जो स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनका एक ट्रांसवर्स सेक्शन का एक हमने ले रखा है स्ट्रक्चर. उसमें हमें क्या नजर आ रहा है, देखिए जो हमने बात करी थी कि ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, ये जो बाहर वाला पोर्शन दिख रहा है, अगर थोड़ा सा भी क्लियर है तो, अदरवाइज जो आपको दिख रहा होगा, जो नीचे एक ये कवर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसमें आपको ये ब्लड सेल्स दिखाई जा रही है. ब्लड सेल क्या काम कर रही होंगी? ब्लड सेल काम कर रही होती हैं कि क्या करती है, वहां पर जो न्यूट्रिशन पहुंचाना होता है, न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, तो न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कर रही होती है ब्लड सेल यहाँ पर. राइट. इसके बाद जो सबसे फर्स्ट लाइनिंग आपको दिखेगी इसमें, जहां पर ये ट्रांसवर्स सेक्शन का कट है, इसमें से आप जो फर्स्ट लाइनिंग देख रहे होंगे सेल्स की, इसी को कहते हैं हम स्पर्मेटोगोनियम. ठीक है. स्पर्मेटोगोनियम हुई यानी कि सबसे प्राइमरी सेल्स जिनसे कि अब स्पर्म प्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होनी है, वही हो रही है स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनियम जो फर्दर आगे को, अब देखिए यहाँ पर डिवीजन अभी जो हो रहा है सब माइटोसिस से हो रहा है, अभी मियोसिस से डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है. ठीक है. मियोसिस से कब होगा हम बताएं. तो फिलहाल क्या करेगी, जो स्पर्मेटोगोनियम है माइटोसिस के थ्रू माइटोटिकली डिवाइड करेंगी, और जब डिवाइड करके बनेंगी तो उसमें से सबसे पहले जो सेल्स बनेंगी उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटेड. ठीक है. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है
ये किससे बन रही है, स्पर्मेटोगोनियम से बन रही है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अगेन माइटोटिकली डिवाइड कर रही हैं, ठीक है, 1 से 2 सेल्स बनी, अगेन फिर क्योंकि माइटोटिकली डिवाइड कर रही है, इट मींस क्या है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल्स ही रह रहे हैं। मतलब यहाँ से जब हम स्पर्मेटोगोनियम से स्टार्ट कर रहे हैं वो 2n नंबर ऑफ सेल है, तो अब ये 2n नंबर ऑफ सेल ही चल रहा है, ठीक है। अब जहां पर से फिर यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद में अब ये डिवाइड करता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है वो हमेशा क्या रहता है, वो होता है आपका मियोसिस के थ्रू होने वाली प्रोसेस। ओके, तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, ये प्रोसेस किससे हो रही है, मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस क्या है मत पूछना, याद ना हो 11th की बुक को दोबारा से देख लेना, लेकिन पूछना मत, ओके, पूछ लेना अगर ना आए। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेगा, अब देखिए एक तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रही है, प्लस जैसा हमने पहले भी बोला था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में एक तो स्पर्मेटोगोनियम था, दूसरी क्या मिल रही थी, सर्टोली सेल। तो आपको जो राउंड शेप की ओवल शेप की, सॉरी राउंड नहीं, ओवल शेप की जो आपको सेल्स दिखेंगी वो सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है। वो जो न्यूट्रिशन देने वाला काम सारा प्रोसेस जो है वो इनके पास है। सो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो आपके जब वो डिवाइड होने लगेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अब फिर से माइटोसिस से ही डिवाइड होंगे, तो क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, n नंबर में आ चुके हैं, हैप्लॉइड हो चुके हैं। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे ये जब डिवाइड होंगे इससे बनेंगे आपके स्पर्मेटिड्स, ठीक है। स्पर्मेटिड्स जो बनेंगे वो हमेशा सर्टोली सेल के आसपास में ही आपको नजर आएंगे, क्योंकि इनको इस समय न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है, और न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहा होता है, सर्टोली सेल्स कर रही होती हैं। सो स्पर्मेटिड्स से इन्होंने जो स्पर्मेटिड्स हैं ये आपको सर्टोली सेल के आसपास देंगे। इन स्पर्मेटिड्स से फिर अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो फाइनल इससे डिवीजन होगा, यही मतलब हम कह सकते हैं कि इनका अब डिवीजन नहीं हो रहा, इनका बस ये एक मेच्योर्ड स्टेज की ओर को जाना ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा। तो मेच्योर्ड जब ये होती हैं तो ये कहलाती है स्पर्मेटोजोआ, या स्पर्मेटोजोआ को ही हम कह सकते हैं कि ये स्पर्म्स है, ठीक है। तो जो स्पर्मेटोजोआ होती हैं इन्हीं को हम स्पर्म कह रहे हैं, और ये क्या हो जा रहे हैं, प्रोडक्ट हो जा रहे हैं, किससे प्रोड्यूस हुए हैं, ये स्पर्मेटिड्स से हुए हैं। तो पहले याद रखना, पहली चीज क्या है, सबसे पहले स्टार्ट हुआ है स्पर्मेटोगोनियम से, स्पर्मेटोगोनियम के बाद आपका सबसे पहले क्या बना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या हुआ है, यहाँ पर डिवीजन के बाद बना है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि मियोसिस के डिवीजन से हुआ है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तो बना था माइटोसिस से, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहा है मियोसिस से। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्मेटिड्स बनेगा अगेन माइटोसिस से, और स्पर्मेटिड्स ही अल्टीमेटली ग्रो कर रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं एज अ स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म्स भी कहते हैं। यहाँ पर ये प्रोडक्शन हो गया स्पर्म्स का, यहाँ पर ये काम कंप्लीट हो गया, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन हो गया। अब हम स्पर्म के एक बार के लिए हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखें, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली बात, कहीं कोई भी देखिए वो सेल है तो मतलब बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, तो बाहर की सेल जो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में और जो एक इसका हेड पोर्शन में न्यूक्लियस जहां पर आ रहा है, उसमें उन दोनों के बीच में एक गैप मिलता है, उस गैप को कहा जाता है एक्रोसोम, ठीक है। जब हम आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ाएंगे उस समय हम एक्रोसोम का रोल आपको बताएंगे, ओके। तो ये बीच का पोर्शन हो गया एक्रोसोम। बिल्कुल हेड पोर्शन के मिड में मिल रहा होता है न्यूक्लियस, जिसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ऑब्वियसली क्रोमोसोमल मटेरियल जिसमें बीच में है, और ये एन नंबर का है क्योंकि स्पर्म्स बन चुका है तो ऑब्वियसली एन नंबर होगा। इसके बाद जो पोर्शन आता है उसे नेक पोर्शन कहते हैं। नेक पोर्शन की स्पेशलिटी यह होती है कि नेक पोर्शन में मिल रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए होते हैं क्योंकि इन स्पर्म्स को स्विम करते हुए पहुंचना होता है ओवा के पास तक, और उस स्विमिंग के लिए उनको चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी देने के लिए इसमें प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल है भाई, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यही तो देते हैं। तो इस स्पर्म को भी एनर्जी देने के लिए इसमें खुद में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको एनर्जी देते हैं। और जो इनका स्विमिंग होता है, स्विमिंग के लिए जो स्पर्म में बना हुआ होता है, टेल स्ट्रक्चर बना होता है लास्ट में, तो वो टेल से, जैसे किसी में भी जो इनमें होती है टेल के थ्रू ही तो मूवमेंट मतलब स्विम करते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी क्या है, ये टेल फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू ये मूवमेंट करते हुए जाते हैं। ये हो गया स्पर्म का स्ट्रक्चर। अब हम एक चीज इसमें एक दो छोटे से पॉइंट्स कहलाते हैं, वो और कुछ नहीं है।
जैसे हमने कई बार वर्ड सुनते हैं सीमेंट, ठीक है। तो अब बात आती है कि सीमेंट क्या है। सीमेंट अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, एक तो उसमें होगा स्पर्म प्लस साथ में सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को अगर हम एक साथ में बोल रहे हैं कंबाइनली, तब हम उसे सीमेंट कहते हैं। ओके, ये हो गया, यहाँ पर तक कंप्लीट हो गया कि गैमेटोजेनेसिस में हम कह रहे हैं कि मेल गैमीट फॉर्मेशन हो गई, मेल गैमीट का स्ट्रक्चर देख लिया, कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब हम बात करते हैं फीमेल गैमीट की। फीमेल गैमीट कैसे बन रहा है, मतलब कि ओवम का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अगर किसी को याद हो तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि जो एक फीमेल होती है, इन्फेंट होता है, उसमें मैंने बताया था कि 40 अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते थे कि 20 लैक्स जो है वो उसमें ओवा एट द टाइम ऑफ बर्थ ही उसमें प्रेजेंट रहते हैं। धीरे धीरे डिके करके वो एट द एज ऑफ प्यूबरिटी उस समय तक वो घट के 4 लाख के अप्रॉक्स पहुंच चुके होते हैं, और फिर धीरे धीरे उन्हीं में से वो मैच्योरेशन की प्रोसेस हो रही है। सो जब भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया जाता है कि ओवरी के अंदर कैसे काम हो रहा है, तो इतना याद रखिए, ये कभी भी इस बात पे कंफ्यूज मत करना कि ये प्राइमरी फॉलिकल बना तो कहाँ से बना। याद रखिए कि ये सारे के सारे प्राइमरी फॉलिकल क्या है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस समय से जो एक फीटस, इवन फीटस के जब से एक गर्ल फीटस बन रहा है उस समय से उसके ओवरी में ये प्रेजेंट है। ओके, तो इन्हीं में से पर मंथ का एक जो ओवम है वो रेडी होता है, एंड अगर तो फर्टिलाइजेशन होता है तो ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि जो ओवम प्रिपेयर हो रहा है वो कैसा हो रहा है। पहली बात, वो किस एज में हो रहा होता है, 13-14 मैंने आपको बताया था, वैसे 12 to 14 कहा जा सकता है। तो इस एज के बीच में जो है ये ओवम प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो चुका होता है, राइट। तो अब इसमें क्या है, ये जो नीचे वाला डायग्राम है, डालूंगी अगेन कोई, तो इसमें हमने क्या दिखा रखा है, एक ओवरी का हमने ट्रांजैक्शन व्यू ले रखा है। तो इसमें हम देख रहे हैं पहली चीज ब्लड वेसल्स आती है। ब्लड वेसल्स आपको उसमें 2 कलर की दिखा रखी होंगी, रेड एंड ब्लू। उसका मीनिंग आप लोगों को 11 से पता होना तो चाहिए कि रेड मतलब है कि प्योर ब्लड, ब्लू का मतलब है इम्प्योर ब्लड बाहर जाना, क्योंकि वो तो ब्लड तो फ्लो कर रहा है ना कंटिन्यूअसली, राइट। तो ये तो आपको ब्लड वेसल्स होगी। अब हम बात करते हैं इसमें क्या दिख रहा है। सबसे पहले आपको प्राइमरी फॉलिकल लिखा हुआ दिखेगा। प्राइमरी फॉलिकल का मीनिंग हो गया कि वो स्टेज है ये ओवम की, मतलब सबसे प्राइमरी स्टेज है जहां जिस स्टेज में एक गर्ल चाइल्ड में ऑलरेडी ये फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ वो प्रेजेंट रहता है, राइट। तो वो हो गया प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद वो प्राइमरी फॉलिकल क्या करता है, डेवलप होता है, और डेवलप होके वो क्या कर रहा होता है, वो बन रहा होता है सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अभी जब सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल बनने के टाइम पे इसमें डिफरेंस ये आ रहा होता है कि बाहर की ओर से हल्की सी ये जो हम कह सकते हैं कार्पस ल्यूटियम बननी स्टार्ट हो गई होती है, ठीक है। बाहर की ओर से एक कवर, एक मोटा सा कवर वो आना स्टार्ट हो गया। तो कार्पस ल्यूटियम का मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत बताया था, याद नहीं, अगर नहीं हुआ होगा तो हम अभी बात करेंगे उसके बारे में, राइट। उसके बाद सेकेंडरी से ये बनता है टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल की स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें एंट्रम प्रेजेंट होता है, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल, ये जो मैंने दिखाने की कोशिश करी है, ये ब्लैकिश सा पोर्शन और दूसरी ओर को मैंने व्हाइट छोड़ दिया है। उसका मीनिंग मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। वो एंट्रम, जो प्रेजेंट ऑफ एंट्रम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि एक उसमें एक पोर्शन ऐसा बन गया जिसमें कि फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड प्रेजेंट है। अब देखिए वो तो सेल तो थी ही, सेल उसके अंदर और न्यूक्लियस था ही, वो सारी चीजें उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट थी, राइट। अब जिसमें बात होती है कि प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी ओसाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, उसके बाद से जहां से ये सेकेंडरी की ओर को डेवलप होता है, उस समय से ही इसमें मियोसिस की प्रोसेस हो चुकी होती है, ठीक है। तो जो मियोसिस की प्रोसेस हो रही है, इट मीन जो सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, या फिर हम सेकेंडरी फॉलिकल जहां पर से कह रहे हैं, इसके बाद से क्या हो चुका है, वो एन नंबर में जा चुका है, क्योंकि मियोसिस हो गई है, 2n से n में कन्वर्ट हो चुका है। अब सेकेंडरी से टर्शरी में जाएगा, तो इतना याद रखिएगा कि वो प्राइमरी से सेकेंडरी जाने में ही यहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस होती है। उसके बाद हर जगह पे माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी n नंबर पे जा चुका है, और ओवम में भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही हो सकते हैं, ओके। तो टर्शरी बना। टर्शरी बनने के बाद में जो ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस हमने बता दिया, एंट्रम बन चुका था। देन ये क्या करता है, ये जो टर्शरी जब फॉलिकल होता है, ये जब प्रॉपर डेवलप होता है, तब इसे कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल वो स्टेज है जब ये क्या करता है, इसके बाद इसकी जो बाहर की फॉलिकुलर लेयर होती है, जो वो क्या करती है, बर्स्ट होने वाली होती है, और बर्स्ट होकर वो क्या करती है, ओवम को रिलीज करना काम होता है, क्योंकि उस समय से,
ठीक है। तो जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद ये एक साइड से ये रप्चर होती है, इसकी जो वॉल होती है वो रप्चर होती है, एंड जो ओवम होता है वो बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, यहाँ से ओवरी से बाहर को निकला है, ठीक है, ओवरी से बाहर निकला। एंड जो बाकी बचा हुआ पोर्शन था ग्राफियन फॉलिकल का, ये क्या करता है, ये अपनी जगह पे ही ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है और उसको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका रोल बहुत बड़ा होता है, इसका रोल बहुत बड़ा ये होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये ही एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन। याद करिएगा लास्ट लेक्चर में मैंने बात करी थी दो हार्मोन्स की, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर रहा होता है ये, और प्रोजेस्टेरॉन को हाई अमाउंट में रिलीज करने का मीनिंग ये होता है कि ये जो हमने जब यूट्रस का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने उसमें सबसे अंदर की लेयर का नाम बोला था एंडोमेट्रियम। तो ये जब इतने हाई अमाउंट पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है तो ये एक्चुअल में एक सिग्नल दे रहा होता है यूट्रस को कि वो जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसे वो मेंटेन करे। रीजन बिहाइंड कि कॉर्पस ल्यूटियम का जो मानना है, हम कह सकते हैं, मानना ही बोला जा सकता है उसे, तो कॉर्पस ल्यूटियम का मानना है, हम कह सकते हैं इसका काम क्या है। इसका काम तो केवल ये है ना कि जो ओवम वो रिलीज किया है वो ये मानता है कि इसने आगे जाके फर्टिलाइज होना है। तो इसीलिए वो जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, इनर मोस्ट जो लेयर है, उसके लिए ये सिग्नल्स भेजता है कि वो मेंटेन्ड रहे, मजबूत रहे, सो दैट इन केस अगर ये ओवम फर्टिलाइज होता है तो वो एम्ब्रियो ने अल्टीमेटली कहाँ जाना है, उसने जाना है यूट्रस में। तो यूट्रस इतने कैपेबल होने चाहिए कि वो उस एम्ब्रियो को होल्ड कर सके वहां पर, राइट। तो इसीलिए जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ क्या कर रहा होता है, रिलीज, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। अब दो केस होते हैं, इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो उतना ही हाई रहता है। इन केस वो ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे घटता जाता है और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो बिल्कुल मतलब इतना कम हो जाता है कि उसके कारण दूसरा सिग्नल मिलता है यूट्रस को कि उस एंडोमेट्रियम की लेयर जो कि तैयार हुई थी, अब उस लेयर को शेड ऑफ कर दो, उस लेयर ने पूरा चले जाना है। वो किसके साथ जाना है, जो ये ओवम यहाँ से रिलीज हुआ है, फेलोपियन ट्यूब्स जो है उसके थ्रू ये कहाँ पहुंचा है, यूट्रस की ओर पहुंच रहा है। तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसके साथ में ये ओवम क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये जो ओवम के एक्सक्रीट आउट होने की जो ये प्रोसेस होती है इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, ओके। तो इसमें दो चीज हो गई, जहां से ओवम सिक्रीट हुआ, ओवम सिक्रीट होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा। हाँ, एक और चीज इसमें स्पेशल होती है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन हमेशा फेलोपियन ट्यूब में होता है, ओके। सो ये वाला यहाँ पर से हमने देख लिया कि ओवम का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, ओवरी में ओवम का प्रोडक्शन हुआ। अब हम एक काम करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को हम क्या कर रहे हैं, एक बार के लिए चार्ट टाइप पे कंपेयर कर लेते हैं। एक्चुअली कई बार ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को कंपैरिजन कीजिए या उनका एक व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, अगर ये आ जाए तो आपको सबसे पहले एक चार्ट टाइप में इसके फॉर्मेशन दिखानी होती है। उसके बाद आपकी ध्यान ये आपने कितना अच्छा पढ़ रखा है उससे आप जितना बेटर उसे एक्सप्लेन कर सकें। बट सबसे शॉर्टेस्ट में जिसको कुछ नहीं करना है वो भी कम से कम इस चार्ट को अच्छे ढंग से याद कर लेना। और ये चार्ट में स्पेशली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर किसी ने भी लास्ट ईयर की बुक्स को ले रखा है तो उन बुक में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis का डायग्राम होना चाहिए था उसकी जगह में उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने प्लेसेंटा का डायग्राम डाल दिया। गलत, मतलब वो प्रिंटिंग एरर है, राइट। तो इसीलिए इस डायग्राम को ढंग से आप लोग बना लेना,